हेलो एवरीवन। मित्रों, हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले हमने 11 मॉडल पेपरों के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे मॉडल पेपर वहीं मिल जाएंगे, आप वो वीडियो भी जाके जरूर देख लें। मित्रों, आज के मॉडल पेपर में आपको पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चनों का आप साथ में आंसर भी देते रहिएगा। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस है यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और जो नए मित्र चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा, इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की है। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने इससे जो पहले क्लास हुई थी, तो बहुत सारे मित्रों ने सही जवाब दिया है। देखिएगा, अपन बात करते हैं हंटर आयोग की। दोस्तों, हंटर आयोग की स्थापना होती है 1882 के अंदर स्थापना होती है। तो ये किस वायसराय के समय होती है? वो होती है लॉर्ड रिपन के समय। मित्रों, किसके समय होती है? लॉर्ड रिपन के समय होती है। अब हंटर आयोग इसका ये जब बना था, इसका उद्देश्य क्या था? लॉर्ड रिपन ने इसको स्थापना करवाई थी, तो इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? तो इसके उद्देश्य 2-3 उद्देश्य रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या क्या उद्देश्य रहे? देखिएगा, वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है उसकी जांच करना और उसके विकास के लिए क्या देना? सुझाव देना। दोस्तों, ये एक तो प्रमुख उद्देश्य था। जो वहाँ की जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही थी उसकी क्या करना? हमने जांच करने, उसके विकास के लिए क्या देना? सुझाव देना था। और भारत में विभिन्न मशीनरियों द्वारा चलाए गए जा रहे स्कूलों का महत्व देना। दोस्तों, जो मशीनरियाँ स्कूल चला रही है उनको क्या देना है? उनको इंपॉर्टेंस देनी है। राज्य के शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना है। ये उद्देश्य थे, प्रमुख उद्देश्य इनके। तो ये 1882 के समय जब हंटर आयोग की होती है स्थापना, उस टाइम कौन था? लॉर्ड रिपन था दोस्तों, वायसराय के रूप में। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। बुराट पठार किसके मध्य स्थित है? वह है दोस्तों। देखिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्तों का जवाब आना शुरू हो गया है। हाँ, तो बुराट पठार किस किस के मध्य है ये पूछा गया आपसे। तो बुराट पठार आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। सी नंबर आंसर, जिसने सी नंबर आंसर दिया है वो अपना आंसर सही मान ले दोस्तों। तो ये कुंभलगढ़, जैसे राजस्थान की स्थिति अपन बात कर लेते हैं स्थिति की। अब यहाँ से लेकर ये कुंभलगढ़ से लेकर गोकुंदा तक, कुंभलगढ़ पड़ जाता है आपका राजसमंद में और गोकुंदा हो जाएगा आपका उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो यहाँ तक किसकी स्थिति है? बुराट पठार की स्थिति है। तो सी नंबर आंसर जिसका था वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? काल बैसाखी, आमर वर्षा, मावठ या नॉर्वेस्टर? तो जल्दी जल्दी मैसेज करके इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे। हाँ जी, तो सभी दोस्तों का जवाब आना शुरू हो चुका है। तो जो राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा होती है वो कहलाती है मावठ। क्या कहलाती है मित्रों? मावठ कहलाती है। अब शीतकाल में जो उत्तरी पश्चिम में जो भारत में जो छिटपुट बारिश होती है उसे मावठ कहते हैं। मावठ कहते हैं किसे? जो सर्दी के अंदर जो छुटपुट जो बारिश होती रहती है उसे मावठ कहते हैं। इस वर्षा का कारण क्या है? इस वर्षा का कारण है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ, इसका मुख्य कारण माना जाता है मावठ का। तो सी नंबर आंसर दिया उस क्या क्या है? ये आंसर है सही है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाए। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला युगम कौन सा है? छांटिए गैस में से जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, अपन आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर लेते हैं अपन, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हो जाएंगे? जयपुर हो जाएगा, उसके बाद भरतपुर हो जाएगा, उसके बाद दौसा हो जाएगा। 3 तो मैंने ये बता दिए। अब आपको बताने हैं न्यूनतम वाले। तो न्यूनतम वाले बताने हैं, तो न्यूनतम कौन कौन सा हो जाएगा आपका इसमें से? तो न्यूनतम हो जाएगा बीकानेर और जैसलमेर, ये सबसे क्या है? न्यूनतम हो जाएगा। और आपको पता है जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बीकानेर में कितना हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा 78 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो जाएगा। सबसे कम न्यूनतम वाला युगम यही है। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम है जो सुमेलित नहीं है? देखिएगा, नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदी दे रखी है। तो किसकी नदी की सहायक नदी वो सही मिलान नहीं है। तो देखिए कौन सी है? हाँ,
सभी दोस्त जवाब दें इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका सामने। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गंभीरी हो जाएगा, मेसवा। ये जो गंभीरी है इसकी सहायक नदी मेसवा नहीं है। मेसवा किसकी सहायक नदी है? तो मेस का किसकी सहायक नदी है? साबरमती की ये सहायक नदी है मेसवा। तो गंभीरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो दूसरी हैं दोस्तों। तो कौन कौन सी नदी सहायक नदी देख लो। सेसा, खेर एवं पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? ये गंभीरी की सहायक नदी हैं। तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। गंभीर नदी निकलती कहाँ से है? सवाईमाधोपुर जिले के करौली गांव के पास पहाड़ियों से निकलती है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस नदी की लंबाई है 288 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी दोस्त जो नए इस चैनल को देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और सभी दोस्त मिलकर एक बार जरूर चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और टेलीग्राम ज्वाइन करें, और कमेंट करते रहिएगा मित्र। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। बाड़मेर का मल्लानी क्षेत्र किस गौवंश का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है? गौवंश का उत्पत्ति क्षेत्र पूछा गया मल्लानी। तो दीजिएगा आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, बाड़मेर का जो मल्लानी क्षेत्र है वो किस गौवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है? हाँ जी, हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त इसका आंसर ठीक दे रहे हैं। हाँ, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? थारपारकर इसका क्या हो जाएगा? राइट है, हो जाएगा। तो थारपारकर क्या है? राजस्थान में गौवंश की प्रमुख नस्ल है थारपारकर, और ये सबसे अधिक दूध उत्पादन की नस्ल देने वाली नस्ल है ये। इस नस्ल का मूल स्थान जो पूछा जाता है आपसे, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सिंध हो जाएगा। एक हो जाता है मल्लानी क्षेत्र, जो कि कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर का क्षेत्र, एक सिंध प्रांत, और दूसरा मल्लानी। ये थारपारकर का ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गौवंश की ये नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था पूछा गया आपसे, तो कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? सभी दिएगा इसका आंसर। सभी का जवाब सही आ रहा है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था निकाला जाता है मित्रों किससे? खेर से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? खेर से। तो खेर से क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है। अब जो कत्था खेर वृक्ष की जो तने की छाल होती है और टुकड़ों को क्या करते हैं? उबाल कर प्राप्त किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह वृक्ष मुख्यतः होता है कहाँ पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, जयपुर जिले में ये होता है। तो खेर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर। जिसने आंसर दिया डी, तो उसका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना पूछी गई आपसे, तो कब की गई है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आंसर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। तो ये अपन राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की बात कर रहे हैं, RCDF की बात कर रहे हैं अपन, जो इसकी स्थापना कब होती है? हाँ, डी नंबर आंसर सभी का सही है। डी नंबर आंसर 1977 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? जयपुर हो जाएगा इसका मुख्यालय जी। कहाँ हो जाएगा इसका मुख्यालय? जयपुर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? तो दुग्ध विकास कार्यक्रमों का संचालन करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य एवं शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक दुग्ध उत्पादन उपलब्ध करवाना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान पूछा गया है, उसका आपको गठन बताना है। तो कब किया गया था? जो काजरी उसकी बात कर रहे हैं अपन। हाँ, सभी आंसर दो इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1959 हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी भी कहते हैं, इसकी स्थापना होती है जोधपुर में। 1959 को इसकी क्या होती है? इसकी स्थापना होती है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो इनमें से बताना है कौन सा राजस्थान में सबसे प्रथम स्थान है उत्पादन की स्थिति में? तो किसका हो जाएगा? देखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, सभी का जवाब आ रहा है। तो सरसों का क्या हो जाएगा? हमारा प्रथम स्थान है राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से। राज्य में सरसों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? अलवर हो जाएगा आपका, एक तो भरतपुर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, बारा हो जाएगा, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली हो जाएगा। टोंक जो सरसों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, याद करिएगा, टोंक क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है टोंक सरसों का। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? सरसों का। तो इसमें दुनिया बाजरी करती है, थोड़ा सा ज्वार भी कर देती है, थोड़ा सा उनमें ध्यान रखिएगा। सरसों हो जाती है हमारी, इसका आंसर राइट। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो इसका आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना शुरू हो गया, देखिए। हाँ,
तो लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या हो जाएगी? इसकी निवेश की सीमा हो जाएगी आपकी कितनी? इसकी सीमा हो जाएगी 30 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए। तो एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो औसत लिंगानुपात है हमारा राजस्थान का वो है 928। तो 928 से जितने कम जिले हैं और राजस्थान में कितने जिले हो जाएंगे ये आपको बताना है। 33 जिले टोटल राजस्थान में, तो 33 जिलों में से जो 928 से जिसका लिंगानुपात कम है वो जिले कितने हैं आपको ये बताने हैं संख्या की दृष्टि से। तो कितने हो जाएंगे मित्रों? सभी आंसर दो। हाँ, 15 जिले हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात कितना है? 928 से कम है। तो 928 से कम कौन से जिले हो जाएंगे? थोड़ा सा अभी बता देता हूँ आपको मैं 15 जिले कौन से हो जाएंगे। देखिएगा, आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी और कोटा, ये 15 जिले हैं जिनका 928 से लिंगानुपात कम है राजस्थान के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मंदिर और स्थान से बताना आपको कौन सा जोड़ा है जो सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। तो आप देखिएगा कौन सा जोड़ा इसमें से। कपिल मुनि मंदिर, कोलायत, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, सास बहू का मंदिर टोंक के अंदर। तो कौन सा है जो सही मेल नहीं खा रहा है? तो आंसर सभी दोस्त एक बार जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर है? सास बहू का। तो सास बहू का जो मंदिर है वो टोंक के अंदर नहीं है। ये हो गया आपका गलत। जो मेल नहीं खाता है वो बताना था आपको। सास बहू का मंदिर टोंक के अंदर नहीं है तो कहाँ पर है? नागदा के अंदर है। कहाँ पर आपका सास बहू का मंदिर? नागदा के अंदर है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत के अंदर ही है। गोविंद देव जी का मंदिर जो है जयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। तो एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक स्थल से मिट्टी का पैमाना व सूती वस्त्र में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा प्राप्त हुआ है? आपको कौन सा ऐसा पुरातत्व स्थल बताना है जिसमें मिट्टी का पैमाना मिला है, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा प्राप्त हुआ है। तो कौन सी सभ्यता है? देखिएगा, हाँ, विराट, गणेश्वर, कालीबंगा, ओजियाना, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है जिसमें क्या मिला हुआ है? मिट्टी का पैमाना और सूती वस्त्र में लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा मिला हुआ है। तो कहाँ मिला हुआ तांबे का उस्तरा वगैरह? ये मिला आपके कहाँ पर? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, सी नंबर आंसर। तो कालीबंगा अंदर ये मिला है। क्या मिला मित्रों? ये कालीबंगा के अंदर ये चीज़ें मिली है। क्या मिला है? मिट्टी का पैमाना और सूती वस्त्र लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा। और भी इसके अलावा और भी सामान मिले हैं। लकड़ी की नाली के अवशेष मिले दोस्तों, बेलनाकार तंदूर मिले हैं, ऊँट की अस्थियाँ, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोणत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएँ थी? गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएँ पूछिए मोणत नैन्सी के अनुसार, तो कितनी हो जाएंगी? हाँ जी, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप, कितनी हो जाएंगी? तो जिसने 26 आंसर दिया है वो आंसर क्या है वो दोस्त? उनका आंसर ये सही है, 26 आंसर राइट है। तो 26 क्या है? मोणत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाएं थी दोस्तों। और सबसे प्राचीन जो मंडोर के प्रतिहार थे दोस्तों, जिसमें सबसे प्राचीन क्या है? मंडोर के प्रतिहार थे, जिसका संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र था नामक ब्राह्मण व्यक्ति था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? ऐसा चौहान शासक को बताना जिसने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया। कौन था? देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार चुनिएगा आप। जल्दी जल्दी आंसर दो दोस्तों फटाफट। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अजयराज दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? अजयराज। अब शाकंभरी से किस स्थान पर बना दिया? अजमेर को इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया था। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे अजयराज। 1105 से 1130 तक क्या करते हैं? ये अपने शासन करते हैं। 1113 ईस्वी में क्या किया? अजमेर नगर की इसने स्थापना भी करवाई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, किसके बारे में ये कहा गया है? तो बताइएगा ऑप्शन के अनुसार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, किसके बारे में ये कहा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपने सुना होगा ये, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको। और इसका आंसर दो फटाफट। हम तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार, किसके बारे में कहा गया ये?
हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर के हमीर देव के ये कहा गया है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जालौर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? जालौर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक बताना है तो कौन था, देखिएगा, कीर्तिपाल, समर सिंह या लक्ष्मण पाल या कानड़ देव, जालौर शासक के। हाँ जी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीर्तिपाल। क्या हो जाएगा, कीर्तिपाल। अब कीर्तिपाल क्या था, ये नाडोल शाखा के कीर्तिपाल था। इसने क्या किया था, 1181 ईस्वी में लगभग जालौर को परमारों से छीनकर अपना अधिकार किया, वहाँ का स्वतंत्र शासक बना था ये कीर्तिपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीर्तिपाल, आंसर इसका राइट हो जाएगा। राजा मानसिंह के दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कवि दे रखे हैं और पुस्तक दे रखी है। तो राय मुरारीदास मानचरित्र, जगन्नाथ मानचित्र कीर्ति मुक्तावली, पुंडरीक विठल आपका राग चंद्रोदय, उपरोक्त सभी, ये सारी क्या कवि और पुस्तकें दे रखी है, क्या इनकी कवि और पुस्तकें ये सही हैं क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर देने वाले सभी क्या है, उनका सभी का क्वेश्चन ये सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखा, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा पशु मेला पूछा गया आपसे, किसकी स्मृति के अंदर होता है, तो बताइएगा जल्दी जल्दी, किसकी स्मृति में होता है तिलवाड़ा पशु मेला? तिलवाड़ा पशु मेले की बात कर रहे हैं अपन। हाँ जी, ठीक है, सभी का जवाब आ चुका है दोस्तों, मल्लीनाथ जी थे। कौन थे? मल्लीनाथ जी के क्या है, स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। अब मल्लीनाथ की बात करें, बाड़मेर की बात है ये दोस्तों। कहाँ की बात है? बाड़मेर। बाड़मेर जिले में क्या हुआ था, 1358 ईस्वी को जन्म, कौन किसने जन्म लिया था? मल्लीनाथ जी ने लिया था। निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की आस्था रखते थे दोस्तों, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए। और प्रमुख मंदिर क्या है, मल्लीनाथ जी का प्रमुख जो मंदिर है बाड़मेर जिले में बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में ये स्थित है। इसकी स्मृति में क्या है, चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। कौन से महीने में? चैत्र मास में। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? जयपुर में पूछा गया आज़ाद मोर्चा गठन किसके नेतृत्व में किया गया, तो इसका आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी मुझे, आज़ाद मोर्चा गठन। हाँ जी, ठीक है, आगे आंसर सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा हरिश्चंद्र। इसका क्या हो जाएगा, पहले एक नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी अधिकारी जिसने 1857 की क्रांति में कोटा में हत्या की थी दोस्तों, ऐसे बताने कंपनी अधिकारी था जिस 1857 क्रांति में कोटा में जिसकी हत्या हुई थी, कौन था पॉलिटिकल एजेंट जिसकी कोटा में हत्या कर दी की थी? कोटा में हत्या किसकी हुई थी दोस्तों? हाँ जी, अब बात करते हैं किसकी हत्या हुई थी, तो सबका आंसर आ चुका है, मेजर बटन की हत्या हुई थी। अब बात करें 15 अक्टूबर 1857 की, जयदयाल व मेहराब खान ने क्या किया था, नेतृत्व कर दिया था कोटा के अंदर, क्या किया, जन विद्रोह कर दिया था कोटा के अंदर, जिसमें पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और कोटा के राजा राम सिंह को क्या किया था, बंदी बना लिया था। कोटा का राजा था मान सिंह सेकंड, उसको बंदी बना लिया गया था। आपको ये भी थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सही है? तो राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सही है कौन सा कथन, देखेगा अपन बात करते हैं, पहले कथन की तरफ बढ़ते हैं। एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी दोस्तों, ये सही है। तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर थी, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और पंचम चरण के बाद प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ये बने थे, और इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में किसके प्रयासों से ठिकाना व किसानों के मध्य समझौता हुआ था, तो बताइएगा इसका आंसर दोस्तों, किसके मध्य हुआ था ये? मोतीचंद, प्रभाष चंद्र चटर्जी या अगलवी या रॉबर्ट हॉलैंड? हाँ, तो इसका जो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट हॉलैंड। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1939 में क्रोली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? क्रोली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है, तो ये किसके द्वारा होती है, ये पूछा गया आपसे।
तो ठाकुर परम सिंह के द्वारा, हुक्म सिंह के द्वारा, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा या नारायण सिंह के द्वारा। तो इसके करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है 1940 में। किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा मित्रों। किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसकी? करौली प्रजामंडल की स्थापना। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। किसी के देवहासन शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे शमशान ले जाया जाता है, तो उस वक्त उसके ऊपर से पैसे फेंके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये पूछेगा आपसे। तो क्या कहते हैं? सबको इसका आंसर पता होगा मित्रों। नौछावर, बिखेर या सामेला या उछाल। तो क्या कहते हैं? बिखेर कहते हैं। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे? गोपी जी भट्ट। तो गोपी जी भट्ट किसके हो जाएंगे? गोपीचंद भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा एक, तमाशा। क्या हो जाएगा? गोपी जी भट्ट का संबंध किससे हो जाएगा? किस लोक नृत्य शैली से हो जाएगा? तमाशा से इनका संबंध हो जाएगा। ये इनके तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार थे गोपीचंद जी भट्ट। कौन सा युगम असंगत है? युगम बताना कौन सा असंगत है? सीमल माता, वसंतगढ़ सिरोही, नारायणी माता, राजगढ़ अलवर, छींच माता या बांसवाड़ा, खलकाणी माता, नागौर। तो बताइएगा कौन सा युगम असंगत है? तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट दोस्तों, कौन सा युगम असंगत है? हाँ, तो खलकाणी माता ये है। डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। खलकाणी माता का जो मंदिर है वो यहाँ नहीं है, तो जयपुर के अंदर दोस्तों इसका मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? लूणियावास जयपुर में इसका मंदिर स्थित है। इसमें आसोज शुक्ल सप्तमी से लगाकर नवमी तक गधों का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है यहाँ पे लूणियावास के अंदर। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। खलकाणी माता। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम बताओ आप। जहाँ पे दादू जी ने अंतिम समय बताया था उस स्थान का आपको नाम बताना है। सांबर, शाहपुरा, जयपुर या नारायणा दोस्तों। दादू जी ने अंतिम समय बताया था। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नारायणा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नारायणा में क्या क्या थे उन्होंने अंतिम समय बताया था दोस्तों। अब 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में जन्मे थे। कौन जन्मे थे? दादू दयाल जी। 19 वर्ष की उम्र में सांबर आकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। दादू ने कविता के माध्यम से क्या किया? धार्मिक जो आडंबर होते हैं उनका खंडन किया था दोस्तों। 1660 में क्या होता है? नारायणा जयपुर के निकट क्या होता है? इनकी पहाड़ी पर एक समाधि है दोस्तों। इनकी गद्दी जो प्रधान गद्दी है सांबर तहसील के नारायणा गाँव के अंदर है। इसकी प्रधान है गद्दी किसकी? दादू दयाल जी की। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, जो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है पूछा गया, जिसमें ज़्यादातर किसी पशु पक्षियों के जो चित्र हैं वो ज़्यादा उकेरे गए हैं। मयूर, हिरण, हाथी, इनकी क्या है? इस चित्रशैली के क्या है? प्रमुख चित्रित चित्र हैं। तो कौन सा हो जाएगा जो पशुओं के जो चित्रशैलियों को महत्व देता है? वो हो जाएगा आपका बूंदी शैली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? बूंदी शैली हो जाएगा। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलाम, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। तो किसकी है उपबोलियां ये? हाँ जी, ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की, बागड़ी की। ये सारी किसकी उपबोलियां हैं? ये आपकी हो जाएगी मालवी की दोस्तों। किसकी उपबोलियां है सारी? ये मालवी की उपबोलियां हैं। यह दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है और मालवा क्षेत्र लगभग मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं, उसमें ये बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? मालवी बोली। सोडवाड़ी, पाटवी, रतलाम, उमटवादी ये किसकी उपबोलियां हैं? ये आपकी हो जाएगी मालवी की। आंसर है इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सभी दोस्त जरूर वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आगे की तरफ। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर पूछा गया आपसे, तो सिंपल क्वेश्चन है। ओसिया के जैन मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। ओसिया के जैन मंदिर पूछा गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। दोस्तों जोधपुर से 60 या 65 किलोमीटर पर दूर चलेंगे फलोदी मार्ग पर। जोधपुर जो फलोदी मार्ग है उस पर ये ओसिया कस्बा महत्वपूर्ण ये पर्यटन स्थल के रूप में वहाँ बसा हुआ है। तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? इस कस्बे में क्या है? पत्थर की कलात्मक खुदाई पर 5वीं शताब्दी के पूर्व की सभ्यता संस्कृति झलक मिलती है। यह सचियाय माता का मंदिर भी है, हरिहर के 3 मंदिर भी है, जैन मंदिर या सूर्य मंदिर भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं आपके। कहाँ पर? जोधपुर में। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? पुस्तक और उनके लेखक दे रखे हैं, तो कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो वो बताना आपको। देखिएगा कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। हालार, झालारी, कुंडलियाँ, ईश्वरदास बारठ ये सही है। गुणबास, हेमकवि ये भी क्या है आपका? सुमेलित है। महादेव पार्वती रिवेली, शिवदास गार्डन दोस्तों ये सोचिएगा इसके बारे में। राव जयसिरो छंद, बिट्ठू सुजा ये भी आपका सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? ये सुमेलित नहीं है आपका। कौन सा?
महादेव पार्वती वैली। तो महादेव पार्वती वैली रावत सारस्वत था दोस्तों। कौन था? रावत सारस्वत था। शिवदास गार्डन नहीं है। ये हो गया आपका युगम जो सुमेलित नहीं है। सी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चौखेलाव महल पूछा गया आपसे, राजस्थान के कौन से किले में स्थित है? तो बताइएगा जल्दी जल्दी। सिंपल क्वेश्चन है, चौखेलाव महल से पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी बताओ दोस्तों। जोधपुर, दुर्ग, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर। हाँ जी, आंसर आ गया है। तो जोधपुर दुर्ग क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। जोधपुर दुर्ग में क्या है? चौखेलाव आपके महल स्थित हैं। इसमें अन्य महल भी सुन लो कौन कौन से, मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाब महल, तख्त विलास, दौलत खां, बिचला महल, रम निवास, सिल है खाना, तोफ खाना, महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। ये भी कहाँ पर है? जोधपुर दुर्ग में स्थित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? संविधान में आपको अनुच्छेद बताना है कि जो राज्यपाल विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है मित्रों। तो कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका हो जाएगा 333 हो जाएगा। अनुच्छेद सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत क्या करते हैं? राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। कितने सदस्य की? एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। कौन करता है? राज्यपाल कर सकता है मित्रों, एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है एंग्लो इंडियन। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? बताइएगा जल्दी जल्दी इसका। 10%, 15, 20 या 25? हाँ जी, सबका आंसर आगे शुरू हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा 15% हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा? 15% हो सकते हैं। 91 जो संविधान संशोधन था 2003, उसमें यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% तक हो सकती है। तो ये 91 संविधान संशोधन 2003 है, उसके अनुसार ये 15% हो सकती है। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक आपको जमाने हैं। देखिएगा कौन कौन से ये 4 त्योहार देखें, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। ये विक्रमी संवत के अनुसार आपको सजाने इनको पहले कौन सा आता है और शुरू से लेकर अंत तक आपको देखिएगा कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से आते हैं देखिएगा, अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है मित्रों कौन सा? गणगौर आता है मित्रों। कौन सा आता है? गणगौर आता है। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद में आएगा आपका गणेश चतुर्थी और अंतिम में क्या आएगा? दीपावली आती है। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा विक्रम संवत के अनुसार दोस्तों। ये मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का नियमों द्वारा चयन किया जाता है। नियमन है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है चयन? मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा होता है? तो ये नियमन है मित्रों। ये क्या है? नियमन द्वारा चयन किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये चयन किया जाता है। मुख्य सचिव जो है एक वरिष्ठ जो IAS अधिकारी होता है उस पर ये विराजमान होता है। तो उसकी जो कौन करेगा नियुक्ति? उसकी नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री, नियुक्त करेगा साहब। राजस्थान विधानसभा के समस्त कार्यवाहियों का संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? राजस्थान विधानसभा के समस्त कार्यवाहियों का संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो बताइएगा इसका आंसर। हाँ जी, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या जिला कलेक्टर कौन करता है मित्रों? जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर। हाँ, तो इसका जो आंसर करता है वो कौन करता है? इसका संचालन है विधानसभा अध्यक्ष करता है मित्रों। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए। कार्यवाही को संचालन करता है, नियंत्रण करता है और समन्वय भी कौन करता है? ये विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। तो बी नंबर आंसर जिसने आंसर दिया है वो उसका सही है। 38 का बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। कितने विषय सम्मिलित है जो 11वीं अनुसूची के अंदर पूछा गया? ये 11वीं अनुसूची कब शामिल की गई थी दोस्तों? ये भी आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। 73वां जो संविधान संशोधन होता है उसके अनुसार 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें विषय कितने अपने? इसके विषय हो जाएंगे कितने? 29 विषय हो जाएंगे दोस्तों। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद है। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद पूछा गया कौन सा है? तो अभी अपन बात ही कर रहे थे मुख्य सचिव दोस्तों। ये जो वरिष्ठ
आईएएस अधिकारी होता है, ये पद वो धारण करता है, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है वो धारण करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री करता है। सीएम इसकी खुद नियुक्ति करता है मुख्य सचिव का। तो राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी ये माना जाता है कौन? मुख्य सचिव। मित्रों अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध पूछा गया किससे है? तो बताइएगा जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन का आंसर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, हाँ जी, डेयरी उद्योग में युवाओं को प्रोत्साहन, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराना है, गाय पालन को प्रोत्साहन देना है, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना। दोस्तों इसका आंसर मिल गया सभी को। तो एक नंबर बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को क्या करना है? दूध उपलब्ध करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध इससे हो जाएगा आपका। तो 41 का बी नंबर आंसर कर लीजिएगा। मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मई 2022 में पूछा गया राजस्थान कौन से आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस में किया गया आपका? हाँ, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। दोस्तों तो जयपुर के अंदर किया गया। मित्रों कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन? गाजी खान। तो बताइएगा जल्दी जल्दी इसका आंसर, किस वाद्य यंत्र से संबंधित इनका आंसर? बपंग, खड़ताल या डेरू या सारंगी। 43 नंबर क्वेश्चन आपका। हाँ जी, इसका आंसर आ गया आपका खड़ताल से। दोस्तों क्या किया गया? खड़ताल से ने सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति जो M.K. वेंकैया नायडू है, उन्होंने दिल्ली के अंदर क्या विज्ञान भवन में एक आयोजित पुरस्कार वितरण, दोस्तों एक समारोह चल रहा था, उसके अंदर जो राष्ट्र गाजी खान है उसको क्या किया गया? लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड से सम्मानित किया गया। गाजी खान राजस्थान के जैसलमेर जिले के निवासी हैं, आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान की प्रसिद्धि क्या है? एक मजे हुए खड़ताल वादक के रूप में है। तो खड़ताल वादक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि जो 100 स्मार्ट सिटी हाँ उसके अंदर जो उदयपुर को कौन सा स्थान दिया गया है, ये क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर को कौन सा स्थान दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। दूसरा स्थान क्या है? उदयपुर को मिला है। तो पहला, अब दूसरा स्थान कौन से कितने नंबर पॉइंट मिले इसको? 122.80 अंकों के साथ क्या है? दूसरे नंबर पे रहा है। और पहले नंबर पे कौन हो जाएगा आपका? पहले नंबर पे हो जाएगा सूरत। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा? तीसरे स्थान पे हो जाएगा आपका आगरा, आगरा का पेठा। दोस्तों तीसरे स्थान पे हो जाएगा आगरा। आगरा जो सिटी है उसको तीसरे स्मार्ट सिटी के रूप में, और पहली आपकी हो जाएगी कौन सी? सूरत, दूसरी उदयपुर हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी ये। और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के और भी हैं जिनको ये स्मार्ट सिटी के नाम से भी अपने स्मार्ट सिटी के रैंकिंग दी गई है। तो कौन कौन से हो जाएंगे राजस्थान के? देख लीजिए, जयपुर हो जाएगा, जयपुर को 7वां स्थान मिला है, कोटा को 16वां और अजमेर को 18वां नंबर मिला है। अगला क्वेश्चन देखेगा, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पशु वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ कब किया गया? सीधी सी बात है, शुद्ध के लिए युद्ध का जो अभियान है, शुद्ध के लिए युद्ध, ये अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा मुझे। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ हुआ था। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है? तो कितने जलवायु खंडों में की जा रही है ये देखिएगा, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। हाँ जी, इसका राइट आंसर दोस्तों 4, 5 या 7 या 10। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के अंदर ये क्रियान्वित तो हो रही है। ब्राजील डेफ ओलंपिक में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक विजेता अभिनव शर्मा का संबंध किस खेल से है? अभिनव जो 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक विजेता है, ये अभिनव शर्मा का संबंध पूछा गया है। ब्राजील के जो डेफ ओलंपिक होता है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। 2 स्वर्ण जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है इसने। तो इनका संबंध किस खेल से है?
इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? राकेश अभिनव जो शर्मा है, अभिनव शर्मा का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से इनका संबंध हो जाएगा। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और ब्राजील में 1 से 15 मई तक यह डेफ ओलंपिक का आयोजन हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पूछा गया आपसे, कब किया गया है? तो बताइएगा मुझे जल्दी जल्दी। जयपुर लिटरेचर, और ये भी आपको बता देता हूँ मैं, जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल है इसका संस्करण कौन सा था? ये 15वां संस्करण था इसका दोस्तों। कौन सा संस्करण था? ये 15वां संस्करण था जयपुर लिटरेचर का, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। हाँ जी, हाँ 5 मार्च से लेके 14 मार्च तक 2022 तक इसका क्या किया था? आयोजन किया गया था। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा, 1 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में राजस्थान होम स्टे योजना 2021 कब लागू की गई थी? 21 अक्टूबर 2021, 15 मई 2021, 9 सितंबर 2020 या 16 अप्रैल 2021? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना पूछा गया आपसे। पेइंग गेस्ट हाउस बोल सकते हैं इसको, होम स्टे को पेइंग गेस्ट हाउस। हाँ जी, 21 अक्टूबर 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की थी? 21 अक्टूबर 2021 को इसकी योजना को लागू किया गया था। राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कितने करोड़ का निर्यात किया गया है? तो बताइए कितने करोड़ का निर्यात किया गया है? इसका राइट आंसर जल्दी बताओ दोस्तों। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1375.81 करोड़ रुपए का क्या किया गया? निर्यात किया गया। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना आपको। अवरोही क्रम बताना है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है दोस्तों। सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा छोटा चलना है अपने को। तो कौन सा देखिएगा इसमें जनसंख्या के अनुसार बताना आपको महाद्वीपों का क्रम। तो देखिएगा कौन कौन सा सबसे बड़ा है। एशिया दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा जनसंख्या दृष्टि से? एशिया हो जाएगा। फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर दक्षिणी अमेरिका दोस्तों। ये जो है 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका ये जनसंख्या के अनुसार क्या है? सही अवरोही क्रम है दोस्तों। बड़े से छोटे की तरफ चलना दोस्तों हमें। ऐसा आकृति की महासागरीय कटक कहाँ पर है? ऐसा आकृति पूछा गया महासागरीय कटक, जिसे मध्य अटलांटिक कटक भी के नाम से भी जाना जा सकता है। इसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर तथा ऊंचाई है लगभग 4,000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उत्तर में क्या है? उत्तरी जो अटलांटिक महासागर में इसको क्या कहते हैं? डॉल्फिन श्रेणी के नाम से तथा दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर कटक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य अटलांटिक कटक हो जाएगा इसका। ऐसा करती ऐसे महासागरीय कटक कहाँ पर है? मध्य अटलांटिक के अंदर। निम्न में से कौन सी पवन सिरोको से अलग है? कौन सी पवन है जो सिरोको से अलग है मित्रों? जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिरोको से अलग है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोरो। बोरो क्या है? सिरोको से क्या है? ये अलग है। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और कारण दे रखे हैं। विश्व में पर्यावरण अवक्रमण एक गंभीर समस्या है, कारण क्या है? इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी व वनों का अवक्रमण दोस्तों। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन असत्य है परंतु कारण सही है। कथन सही है परंतु कारण आंशिक रूप से सही है। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा मुझे। विश्व में पर्यावरण अवक्रमण एक गंभीर समस्या है मित्रों, ये भी सही है। हमारा पहला जो कथन है ये हमारे सही है। कारण इस समस्या का प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी व वनों का अवक्रमण है दोस्तों, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमल वर्षा के निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी हैं? अमल वर्षा के पूछा गया आपसे, कौन से जो पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी हैं बताइएगा। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताइएगा। 55वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, अम्लीय वर्षा में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, अम्लीय जो वर्षा होती है उसमें जल का क्या पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
अम्लीय वर्षा का ये कारण है दोस्तों। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाओ दोस्तों, बहुत बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? बताइएगा। हरमटन, बोरो या फान या चिनुक? हरमटन, जिसे क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा भी कहते हैं। और आपको बता देता हूं मैं इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमटन दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हरमटन। हरमटन एक प्रकार की शुष्क धूल भरी पवनें हैं जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर चलती है दोस्तों। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा भी कहते हैं। और ये डॉक्टर हवा क्यों कहते हैं? ये क्योंकि ये क्या है, ये पश्चिमी के आर्द्र उष्णकटिबंधीय पवनों से राहत देती है। ठीक है, इस वजह से क्या कहते हैं इसे? डॉक्टर हवा भी कहते हैं अपन को। निम्नलिखित में से किस महासागरों में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? किस महासागरों में सबसे बृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है? पूछा गया आपसे। कौन से के अंदर है? बताइएगा मुझे जल्दी जल्दी इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर है ये महासागरीय कटक? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, फिर आंसर दे रहा हूं इसका मैं। हाँ, मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है इसको। इसकी लंबाई बता दी मैंने, 14,400 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ऊंचाई 4,000 लगभग मीटर इसकी। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंध या अटलांटिक महासागर दोस्तों। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्र का पूछा कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है, तो कितने पे है? इसका राइट आंसर बताइएगा मुझे। 21.71%, 23.03% या 23.68% या 20.55%? हाँ जी, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कितना? 21.71% का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। चिंबारे जो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है? चिंबारा जो चोटी बतानी है, आल्प्स, रॉकी या एंडीज या एटलस? चिंबारा जो चोटी बतानी है आपको, कौन से पे है ये? हाँ जी, इस पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है चिंबारा चोटी की। कहां पर है ये चिंबारा चोटी? एंडीज की हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? एंडीज। एंडीज चोटी की जो ऊंचाई है लगभग 4,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज दोस्तों। हाँ, जो भी नए मित्र इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। सभी दोस्त मिलकर एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कमेंट भी करें, रेगुलर कमेंट आप करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, मान सीमा भ्रंश पृथक करता है। मान सीमा भ्रंश पृथक किसको करता है? शिवालिक से लघु हिमालय को, लघु हिमालय से मान हिमालय को, मान हिमालय से काराकोरम को, या भारत के मान मैदान से शिवालिक को दोस्तों? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक से लघु हिमालय को क्या करता है? मान सीमा भ्रंश अलग करता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। और हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया, आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में। 33 या तिब्बती हिमालय, या उच्च हिमालय, या लघु हिमालय, और दूसरा चौथा कौन सा हो जाएगा? बाह्य हिमालय। तो 4 श्रेणियों में बांटा गया हिमालय को। और महान सीमा भ्रंश जो पृथक किसको करता है? शिवालिक से लघु हिमालय को अलग करता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? चौथी, 5वीं, 6ठी और 8वीं दोस्तों। जो नाबार्ड की स्थापना पूछी गई आपसे, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 61 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप जल्दी जल्दी मुझे। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो छठी जो पंचवर्षीय योजना थी 1980 से लेकर 1985 के मध्य ये योजना थी दोस्तों। इसमें अपन बात करते हैं नाबार्ड देश में क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है ये नाबार्ड। अब इसके बारे में बता देता हूँ। और नाबार्ड की इसमें क्या होती है? स्थापना होती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत पूछी गई है। शुरुआत 2010 में करी थी दोस्तों। कब करी थी? 2010-11 में इसकी शुरुआत की जाती है। आपका एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना लगाया गया था। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना पूछा गया, कहाँ लगाया गया था? इसका सफल जो कारखाना लगाया गया था कहाँ पर पूछा गया आपसे? सफल कारखाना दोस्तों, असफल की बात नहीं कर रहे अपन, सफल कारखाने की बात कर रहे हैं। तो जो सफल कारखाना कहाँ लगाया था देखिएगा, 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर दोस्तों। श्रीरामपुर के अंदर क्या था?
श्री रामपुर के अंदर पश्चिम बंगाल में यहाँ पे स्थापित किया था, लेकिन ये प्रयास असफल था हमारा दोस्तों। 1832 में श्री रामपुर में, ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थान पड़ता है, वहाँ पे कारखाना लग गया था, लेकिन वो असफल था। हमने सफल की बात करी दोस्तों, तो सफल हमारा कहाँ हो जाएगा, आपका सफल हो जाएगा बालीगंज कोलकाता के अंदर स्थापित किया था दोस्तों। कहाँ गया था, बालीगंज कोलकाता के अंदर यह उद्योग स्थापित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1867 की बात है दोस्तों, वो 1832 में था लेकिन वो असफल था। ये 1867 67 दोस्तों, इसके अंदर किया गया था, बालीगंज कोलकाता में इसका स्थापना करी थी दोस्तों। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे दोस्तों, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय, सी राजगोपालचारी दोस्तों, कौन थे, जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके, हाँ भारतीय जनसंघ के संस्थापक हो जाएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल है दोस्तों, क्या है, भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था ये दोस्तों। और जिससे 1980 में क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी गठन हुआ था। 1980 में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है, कोसी एवं काली सिंध नदियां पूछी गई है, किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है उसकी बात कर लो। सिंधु अपवाह, ब्रह्मपुत्र अपवाह या गंगा अपवाह या आंतरिक अपवाह दोस्तों, कोसी एवं काली सिंध नदी की बात कर लो। हाँ जी ठीक है, इसका आंसर मिलना शुरू हो गया हमें, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। किसका प्रवाह, ये गंगा प्रवाह का दोस्तों। ये गंगा की दोनों क्या है, सहायक नदियां हैं। जो कोसी नदी है ना, ये गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदी है दोस्तों, क्या है, बाईं ओर से मिलती है कोसी नदी। और जो काली सिंध नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। चंबल किसकी है, यमुना की, और यमुना किसकी है, गंगा की दोस्तों। तो ये गंगा प्रवाह के तंत्र का हिस्सा हो जाएगी, कौन सी, काली कोसी और काली सिंध नदी। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है। जहां पर ये नदियां मिलती है वहां से उस नदी का नाम हो जाता है गंगा। तो बताइएगा कहां पे मिलती है दोनों। हाँ जी राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर ना, देवप्रयाग हो जाएगा। जहां पर ये दोनों मिलती है उसके बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, देवप्रयाग के बाद में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रयाग के बाद में गंगा नदी अपने नाम से जानी जाती है, तो किस प्रयाग के बाद में, देवप्रयाग के बाद में। और गंगा नदी की लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है साहब गंगा नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, आप बताइएगा मौलिक अधिकार कौन से इनमें से नहीं है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक लिखा है मौलिक अधिकार। हाँ जी, फंडामेंटल राइट भाग 3 का ये पार्ट है, 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है इसमें से। और ये भी होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए, जो संपत्ति का जो अधिकार था वो 44 जो संशोधन होता है उसके द्वारा इसको हटा दिया गया था, विधि के अधिकार में इसको सम्मिलित किया गया है। और वर्तमान में कितने अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, हाँ जी इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा आपका, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये दोस्तों ये नहीं है। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है हमारे, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, शिमला समझौता में। हाँ जी, जो पीछे वाला जो 67 क्वेश्चन था उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार दोस्तों, ये अधिकार नहीं है कोई। हाँ जी, इसका सी नंबर आंसर कर लीजिएगा, इसका क्या कर लोगे, सी नंबर आंसर क्या कर लोगे, करेक्ट है कर लोगे। 68 नंबर क्वेश्चन देगा, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए दोस्तों। शिमला समझौता हुआ था उस टाइम भारत के कौन प्रधानमंत्री था जिसने साइन किए थे शिमला समझौता के ऊपर दोस्तों। 1971 में भारत पाक युद्ध होता है, उसके बाद क्या होता है, शिमला समझौता होता है, ये भी पता होना चाहिए। 2 जुलाई 1972 को, तो 2 जुलाई 1972 के समय कौन थी प्रधानमंत्री हमारे, हाँ जी इंदिरा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता पे इंदिरा गांधी ने साइन किए थे भारत की
तरफ से और उधर पाकिस्तान की तरफ से ये शिमला समझौता होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता होता है। जुल्फिकार भुट्टो थी और इंदिरा गांधी के मध्य ये समझौता होता है 1971 के युद्ध के बाद में। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है उसके बाद में 1971 के उस युद्ध में क्या परिणाम थे दोस्तों, और उस युद्ध में किसका कौन सा पार्ट एक नया देश बनता है, तो वो हो जाएगा आपका जो पूर्वी पाकिस्तान था वो एक नए पार्ट के नए देश के रूप में उभर के आता है बांग्लादेश 1971 युद्ध के बाद में। उस टाइम हुआ था शिमला आपका समझौता। 90,000 सैनिक हमने क्या कर लिए थे, उनके कैद में कर लिए थे, उनके बंदी बना लिए थे 90,000 सैनिक। शिमला समझौता होने के बाद हमने क्या किया थे, वो उन सैनिकों को रिहा कर दिया था। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से लगती है। इनमें से बताना है कि देश नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। इनमें से कौन सा है जो राज्य है जो इन 3 देशों के साथ में सीमा टच करता है, बताइएगा इनमें से। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या मेघालय दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, सिक्किम। सिक्किम के साथ में नेपाल की भी लगती है, भूटान की भी लगती है और चीन की भी लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों। कौन से मानसून है, देखिएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु में या पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, बताइएगा जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमारी क्या होती है, भारत में सबसे अधिक क्या होती है, बारिश होती है। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देगा, कपिल जिसकी सहायक नदी है वह है, बताइए। अब कपिल किसकी सहायक नदी है ये बताओ मुझे तो आप। हाँ जी जल्दी जल्दी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंडक या यमुना दोस्तों। कपिल किसकी सहायक नदी हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो कपिली किसकी सहायक नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। कौन सी, कपिली। अब ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं और भी बता देता हूँ कौन सी है, तीस्ता, सुबनसिरी, कामरे, धनसिरी, जिया, बरेली, सनकोस। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य हेतु निर्वाचन योग्य होना चाहिए। तो बताइएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए। हाँ जी, भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है हमारा। और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये गलत है। कोई जरूरी नहीं है जो राष्ट्रपति बने वो राज्यसभा के सदस्य ही हो। तो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये दोस्तों ये सही है। 1, 2 और क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ये सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ये जितनी योग्यताएं हैं ये बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, निर्वाचन योग्यताएं, ये कौन से अनुच्छेद में हैं, कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित योग्यताएं हैं, बताइएगा जल्दी मुझे कमेंट करके। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका। 1935 के है जो भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका, बताइएगा किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका। 1935 का शासन अधिनियम था, हाँ जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की वजह से, या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली की जिन्ना की वजह से, या देशी रियासतों के राजाओं की वजह से, या गवर्नर जनरल के लॉर्ड लिंथगो की वजह से। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देशी रियासतों के राजाओं की वजह से ये लागू नहीं हो सका। किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई थी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री की जगह नाम बताना आपको जिसने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई थी, कौन था दोस्तों, जिसने गठबंधन सरकार बनाई। हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वीपी सिंह हो जाएगा। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और इनका वीपी सिंह का कार्यकाल 89 से लगाकर 90 तक इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको क्या किया था, इनको हटाया गया था। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनको क्या था, गठबंधन सरकार इन्होंने बनाई थी दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन देखेगा, सम्मिलित करना आपको सूची 1 से सूची 2 को। अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 अल्पसंख्या, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 विविधि के समक्ष समानता। दोस्तों इनको आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। देखिएगा, हाँ जी जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 14। हाँ जी, अनुच्छेद 14 के अंदर किसका है, अनुच्छेद 14 जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर राइट क्या है।
अनुच्छेद 14 में दोस्तों, अनुच्छेद 14 में मैं बता देता हूँ आपको, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष समानता है? विधि के समक्ष समानता। 17 में क्या है? 17 खतरा दोस्तों, तो एस पर तक अंत हो जाएगा 17 खतरा। तो 21 में क्या हो जाएगा? 21 का आपका हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का। और 29 क्या हो जाएगा आपका? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आपका 4132, 4132 दोस्तों। ये ऑप्शन डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं होता है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार पूछा है, किसके अधीन नहीं है वो बताइए, किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, मानवता या सदाचार? हाँ जी, स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानवता के अधीन नहीं है दोस्तों। किसके अधीन नहीं है? मानवता के। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया आपसे। हाँ जी, भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष 77 नंबर। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिसने भी आंसर दिया वो सही है। 1 नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 77 का 1 नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे। तो ये जब विभाजन हुआ देश का, उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो बताइएगा मुझे कहाँ से निर्वाचित होते हैं। हाँ जी, कहाँ से? हाँ जी, सभी का आगे है। हाँ जी, पश्चिम बंगाल से चुने गए दोस्तों। कहाँ से चुने गए थे? ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। मुंबई से जीत नहीं पाए थे और अंतिम में कहाँ से जीतते हैं? ये पश्चिम बंगाल से जीत पाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद है जो विधि शासन की स्थापना करता है? कौन करता है मित्रों? देखेगा अनुच्छेद 14, 16, 131 या 143 कौन सा करता है मित्रों? अभी हम इससे पहले बात भी करे थे विधि के समक्ष। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक फंडामेंटल राइट है दोस्तों। 14 नंबर जो अनुच्छेद है ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता या समानता का उपबंध करता है दोस्तों। इसका अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों? इसका अर्थ ये हो जाएगा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान है और एक समान साथ क्या बनाएगा? कानून बनाएगा और उनको एक साथ क्या करेगा? एक समान सभी साथ में लागू करेगा। अनुच्छेद 14। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? किस कारण से रहता है दोस्तों ये? हाँ जी, विदेशों से प्राप्त आय, पूंजी उपभोक्ता, अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? पूंजी उपभोक्ता दोस्तों। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन शामिल किए इसमें अंदर 81 से लगाकर शिक्षा मनोविज्ञान क्वेश्चन आपके, तो बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से सर्वप्रथम किस मनोविज्ञान ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया है? आइजैक जेम्स ड्रेवर या विलियम जेम्स या जॉनसन दोस्तों? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी, क्या आंसर हो गया दोस्तों इसका? देखेगा निम्न में से सर्वप्रथम किस मनोविज्ञानी ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया है? वो आपका हो जाएगा विलियम जेम्स हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? विलियम जेम्स इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकों में रुचि उत्पन्न करने वाले कारक निम्न में से हैं। बालकों में रुचि उत्पन्न करना है तो कौन कौन से कारक इसमें से हो जाएंगे? देखिएगा उचित लक्ष्य का निर्धारण, अध्यापक का व्यक्तित्व और दृष्टा, बच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग या उपरोक्त सभी दोस्तों? बताइएगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उचित लक्ष्य का निर्धारण दोस्तों ये भी है, अध्यापक का व्यक्तित्व और दृष्टा ये भी है, बच्चों के विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी आंसर क्या इसके करेक्ट हो जाएंगे हमारे। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है दोस्तों? प्रत्यक्ष समायोजन का कौन सा तरीका है बताइएगा इसमें से कौन सा तरीका? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन दोस्तों? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? किसका कथन है ये? ब्रोनफेन, फ्रायड, वाइगोस्की या जीन पियाजे दोस्तों?
बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़ों से जो ज़्यादा अनुभव वाले होते हैं उनसे ये सहायता प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये किसने कहा था? हाँ जी, ये कहा था फ्रायड दोस्तों। किसने कहा था? ये फ्रायड। फ्रायड क्या थे कि मनोविश्लेषक थे दोस्तों, मनोविश्लेषक थे दोस्तों फ्रायड। ये भी आपको पता होना चाहिए। बी नंबर आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी दोस्तों। स्नायु मंडल पूछा गया आपसे, क्या है स्नायु मंडल? शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है दोस्तों? शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? स्नायु मंडल भी हो जाएगा, मांसपेशियों की वृद्धि भी हो जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पैल बनाम गलानी की अनुमानित आयु प्रसार है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 13 से 18 वर्ष दोस्तों? बताइएगा कितना आयु प्रसार है इसका, अनुमानित बताना आपको। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ जी 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 6 से 11 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। एरिक्सन था दोस्तों, इसको बताने वाला कौन था? एरिक्सन दोस्तों। कौन था इसका बताने वाला? एरिक्सन था दोस्तों। आदत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ये बताइएगा। हैबिट्स, हॉबिटम, हैबिट्यूस या हॉबिचुअल दोस्तों? किसकी आदत शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? बताइएगा जल्दी जल्दी इसका आंसर। आदत शब्द की उत्पत्ति, हाँ जी सी नंबर आंसर, हैबिचुअल। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को प्राप्त करना, इसका क्या होता है? आंसर होता है। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपण विधियों का प्रकार निम्न में से है। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपण विधियों का पूछा गया प्रकार कौन सा है? आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां या मनोविश्लेषण विधियां या उपरोक्त सभी दोस्तों? व्यक्तिनिष्ठ मापन की अप्रक्षेपण विधियां पूछी गई कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या क्या हो जाएगा देखिएगा। आत्मनिष्ठ विधियां भी होती है, वस्तुनिष्ठ विधियां भी होती है, मनोविश्लेषणात्मक विधियां भी इसका होती है, उपरोक्त सी डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों क्या है? इसकी विधियों के ये प्रकार हैं। संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की, शारीरिक संरचना के विकास की, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व की या उपरोक्त सभी की दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित करता है। बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मुझे। 89 क्वेश्चन नंबर है। अब वंशानुक्रम क्या होता है दोस्तों, ये बता देता हूँ। माता पिता की जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती है, उनकी संतानों में संकृत होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम का प्रभाव गर्भाधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की दोस्तों। 1 नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर सुमिलित कीजिएगा। सूची 1 से सूची 2 को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव आदि से संबंधित है। उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बताइएगा सूची नकारना, पलायन या प्रतिस्थापन चिंता दोस्तों क्या है इसके अंदर? सुमिलित करिएगा। हाँ जी, सबसे पहले बता देता हूँ, व्यक्तिगत जो असमानता थी सबसे पहले इस पे काम करने वाला व्यक्ति था गाल्टन। कौन था? मनोविज्ञान था गाल्टन। तो इसका देखेगा अपन बात कर लेते हैं पहले की। रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका पलायन दोस्तों। क्या हो जाएगा? पलायन। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति के बचाव आदि से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपका चिंता से। उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किससे साबित किया जा सकता है? हाँ जी, इसका हो जाएगा आपका 2 का दोस्तों 1 नंबर हो जाएगा, पलायन हो जाएगा इसका। और उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 नंबर हो जाएगा, चिंता हो जाएगा। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो 2 1 4 3 दोस्तों, 2 1 4 3 बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक इनमें से बताइएगा कौन सा नहीं है? जिनका शब्दकोश विशाल होता है, मानसिक प्रक्रिया तेज होती है, दैनिक कार्य में विभिन्नता होती है, या प्रतिभाशाली बालक कौन सा होता है दोस्तों? बताइएगा इनमें से प्रतिभाशाली बालक कौन सा होता है? इनके क्या क्या लक्षण होते हैं दोस्तों? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाएं
रुचियों की बहुरुता, इनके आधार पर इनको क्या किया जाता है, श्रेष्ठ घोषित किया जाता है। इनका शब्दकोश विशाल होता है, इनकी मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, सामान्य ज्ञान श्रेष्ठ होता है, अमूर्त विषयों में रुचि होती है, अद्भुत दृष्टि होती है, बुद्धि परीक्षण उच्च बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, नहीं ये हो जाएगा आपका, उपरोक्त सारे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त ये सारे क्या होते हैं, जिनका शब्दकोश विशाल होता है, मानसिक प्रक्रिया तेज होती है इनकी, दैनिक कार्य में विभिन्नता होती है इनकी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विकास का कर्मिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यह कथन किसका हो जाएगा, बताइएगा। जेएन स्टीफन, क्रो एंड क्रो या प्रो, इनमें से कोई नहीं। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट, जल्दी कमेंट करो फटाफट जल्दी। यह कथन किस मनोविज्ञान का है, हाँ जी आंसर आ गया जेएन स्टीफन, राइट आंसर मिल गया दोस्तों। जेएन स्टीफन का ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। एक नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है, आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, ये पूछा गया। स्वयं का, दूसरों का या दोनों का, इनमें से स्वयं या दूसरों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किसका निरीक्षण किया जाता है, हाँ जी आत्मनिरीक्षण जो विधि है स्वयं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, दूसरों थोड़ी ना करेंगे अपन। आत्मनिरीक्षण विधि किसके लिए है, ये स्वयं के लिए ही है, इसमें स्वयं का निरीक्षण किया जाता है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, सीखना खोज करने की प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, वो पूछेगा आपसे, कौन सी नहीं है बताइएगा मुझे आप, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा इसका। हाँ कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, देखिएगा अपन बात करते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों, ये भी विशेषता है। सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, ये भी इसकी विशेषता। सीखना खोज करने की प्रक्रिया है दोस्तों, ये भी इसकी विशेषता है। तो सारी ये विशेषता है, उसमें पूछा गया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसमें इनमें से कोई नहीं जो विशेषता नहीं है। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर की क्वेश्चन देखेगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक पूछेगा कौन है। हाँ जी सामाजिक अधिगम दोस्तों, सामाजिक अधिगम देखिए क्या है, अन्य लोगों को देखकर उनके अनुसार व्यवहार करना तथा दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को जीवन में धारण करना एवं अस्वीकृत व्यवहारों को छोड़ना ही सामाजिक अध्ययन है। तो ये किसने, इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा इसके क्या हो जाएंगे, प्रतिपादक हो जाएंगे। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा आपका, डी नंबर सही हो जाएगा। सभी दोस्तों का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अभिक्षमता किसके कहते हैं, अभिक्षमता, हाँ जी बताइएगा। अभिक्षमता, अभिक्षमता से तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, व्यक्ति की अंत शक्ति जिसे प्रशिक्षण देकर उन्नत बनाया जा सकता है, ये है अभिक्षमता दोस्तों। क्या है, व्यक्ति की अंत शक्ति होती है, उसे प्रशिक्षण देकर उनसे उन्नत बनाया जा सकता है। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अधिगम के पद सोपानों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, अधिगम के पद सोपानों में कौन सा सम्मिलित नहीं, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन या बधाई या संगठन। अधिगम के पद सोपानों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, हाँ जी कौन सम्मिलित नहीं है, हाँ जी संगठन दोस्तों, संगठन शामिल नहीं है, संगठन शामिल नहीं है दोस्तों। अभिप्रेरणा है, देखिएगा विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, बाधाएं हैं, पुनर्बलन है, लक्ष्य हैं, ये सारे क्या है, अधिगम के सोपान है। लेकिन संगठन जो है ना, ये अधिगम का सोपान नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों में व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में निम्न में से कौन सी बुद्धि सर्वाधिक होती है। क्या होती है, व्यवहार कुशलता की क्षमता अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों में क्या होती है, बुद्धि सर्वाधिक होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपयुक्त सभी दोस्तों, बताइएगा इसके आंसर। हाँ जी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। हाँ जी 98 का देखिएगा, सामाजिक बुद्धि दोस्तों, क्या हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99, गार्डनर के विचार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री, नौ चालक तथा कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है। गार्डनर के अनुसार बताना है कि अंतरिक्ष यात्री, नौ चालक तथा कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है, कौन सी होती है मित्रों। हाँ जी, शाब्दिक, अंतर्व्यक्तित्व, दृष्टि, स्थानिक या अंतर, ये हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। दृष्टि या स्थानिक बुद्धि होती है, क्या होती है, सबसे अधिक होती है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है। अल्बर्ट बंडूरा के पूछा गया आपसे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है, कौन सा इनमें से एक चरण नहीं है। तो देखिएगा कौन सा एक चरण नहीं है इसमें से। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी आंसर दो फटाफट, और सभी दोस्त लाइक कर दो चैनल को, फटाफट जल्दी से लाइक करो दोस्तों, सभी लाइक करो। और जो चैनल पे नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।
हाँ जी, व्यवहार का स्मरण करना दोस्तों, क्या है व्यवहार का स्मरण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, गुवाहाटी, छतरपुर, वाराणसी। इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। उज्जैन, गुवाहाटी, छतरपुर, वाराणसी। मैं ये क्वेश्चन जो लेके आता हूँ अंतिम में, इसका अपन अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो पहले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपको शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन एक आपके लिए चैलेंज है, इसका आंसर अगली क्लास में अपन बात करेंगे। हाँ जी, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? और सभी दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।